फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज संतोष कुमार। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं EFTS क्या होता है, UPI क्या होता है, IMPS क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आज ये टॉपिक मेरा जितना भी डिजिटल पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता था इंस्ट्रूमेंट, आज इसको क्या हो जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मैं देखता हूँ इस टॉपिक को। ये बहुत धीरे धीरे हम देखेंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके। चलिए, सबसे पहले EFT की बात करते हैं। EFTS का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। फैन बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है। बात समझिएगा। ये क्या करता है, बताता है कि अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन अकाउंट टू एन अदर अकाउंट। कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये EFTS का काम जो होता है, बोलता है हम क्या करते हैं, मनी कैन बी ट्रांसफर वन अकाउंट टू एन अदर अकाउंट। ठीक है, एक क्या करता है, पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं कि जो इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए कह रहा है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए बैंक ट्रांसफर करता है वेज एंड सैलरी को डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, एक बैंक कंपनी के खाते से सीधे कंपनी के कर्मचारियों के खाते में वेतन और मजदूरी को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करती है। कौन? ठीक है, जो मॉड्यूल में बता रहा था। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट क्या है, बोलता है कि दिस सर्विस सेव करता है बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय from the conveniences and risk handling large amount of each। कहने का मतलब ये हुआ, यह सेवा नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों को असुविधाओं और प्रत्येक बड़ी राशि को संभालने के जोखिम से क्या करती है, बचाती है। इसका मेन काम करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, क्या बोलता है, बड़ी राशि जो होती है उसको क्या करते, संभालने और जोखिम से क्या करती है, बचाने का काम करती है। ठीक है, आगे देखिए। बोलता है कि द मेन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें EFTS का, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का बात करें, क्या क्या फॉलो करते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, सैलरी, पेंशन, डिविडेंड ऑन क्या है, शेयर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कमीशन, रॉयल्टी, इट इज एक्स्ट्रा आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन। कहने का मतलब ये हुआ, वेतन जो चीज मैं इंग्लिश में बोला वही आपके हिंदी में है, वेतन, पेंशन, लाभांश, शेयर पर ब्याज, डिवेंचर पर कमीशन, रॉयल्टी आदि सीधे व्यक्ति के खाते में क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। किसके द्वारा, जो मैं बॉडी पढ़ा जिसका नाम दिया गया है EFTS के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? आगे वो डायरेक्ट डेबिट करता है। अब क्या होता है डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब, देखिए अब डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब देखिए डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब क्या हो सकता है, एक पॉइंट याद रखिएगा, लोन इंस्टॉलमेंट में हो तब उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, कट जाता है। स्कूल का फीस हो तो हम उसके माध्यम से कर सकते हैं, इंश्योरेंस हो उसके माध्यम से हम कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, टेलीफोन का बिल हो, इलेक्ट्रॉनिक बिल हो, वाटर बिल हो, क्लब मेंबरशिप फीस हो, क्रेडिट कार्ड ड्यू हो, इट इज एक्स्ट्रा आर डायरेक्टली डेबिटेड टू द क्या है, बैंक अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्या होता है, खाता धारक के बैंक के खाते से डेबिट कर लिया जाता है। किसके माध्यम से, EFTS के माध्यम से क्या किया लिया जाता है, डेबिट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या हो सकता है, उनकी फीस हो सकती है, वाटर बिल हो सकती है, ये सब सारा चीज उसके अकाउंट से क्या कर लिया जाता है, डेबिट कर लिया जाता है। चलिए आगे, बस पॉइंट को समझते चलिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं समझना है, खाली इसका थोड़ा बहुत पॉइंट है, तो क्यों यूज किया जाता है मैं बता दिया। ये पॉइंट को बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछ देगा। अब इसके हम बात करते हैं कि इसका क्या है, कुछ एडवांटेज है। किसका एडवांटेज, EFTS का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम का क्या है, एक एडवांटेज है। कुछ पॉइंट मैं नोट किया हूँ, 5 पॉइंट है।
पहला पॉइंट हम देखेंगे कि पहला पॉइंट बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑफर्स करता है फॉलोइंग एडवांटेज। पहले एडवांटेज की अगर हम बात करें, पहला एडवांटेज बता रहा है पेमेंट आर मेड ऑन द ड्यू डेट। क्या होता है कि भुगतान नियमित तारीख पर ही किया जाता है। क्या करता है EFTS के माध्यम से जो भुगतान होता है वो ड्यू डेट पे ही क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट बोला है देयर इज नो लॉसेज इन ट्रांजिट, ठीक है, बता रहा है इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, याद रखना। तीसरा पॉइंट कह रहा है नो एक्सपेंसेज, बता रहा है नो एक्सपेंसेज आर टू मेड करता है ऑन करस्पॉन्डेंस, मतलब कि पत्राचार पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। किसके माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से हमें कोई पत्राचार पे पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट कह रहा है देयर इज नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश, मतलब नकदी में कोई गड़बड़ी नहीं होता है। जब भी जो कैश होता है मेरे पास उसमें कोई एरर नहीं होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती। देयर इज नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश, इसमें नकदी में कोई गड़बड़ी नहीं होता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है, लास्ट पॉइंट है देख लीजिए, लास्ट पॉइंट एडवांटेज की देखते हैं। लास्ट पॉइंट कर रहा है ट्रांजैक्शन आर ऑफ, क्या लिखा है, इफोर्टलेस। इफोर्टलेस का मतलब हुआ लेन देन क्या होता है, इजी होता है। जो उनका लेन देन होता है क्या होता है, इजी होता है। बात समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यहां तक की समझ में आ गई मेरी बात कि मैंने EFTS के बारे में बताया। EFTS के मैंने क्या दिखा, उसका फुल फॉर्म देखा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव देखा। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो करता है, बोलता है कि EFTS के माध्यम से इट इज मनी ट्रांसफर, मनी कैन बी ट्रांसफर वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। आपको ये क्या करता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और उसका एडवांटेज भी जो है, एडवांटेज भी मैं दिखा दिया कि ये चीजें क्या करता है, EFTS के माध्यम से किया जा सकता है। आगे आता है जिसका नाम दिया गया है IMPS। दूसरा बात करें हम, उसका नाम है, पहले हम देखेंगे IMPS का होता है, इसके बारे में हम डिटेल देखने जा रहे हैं। चलिए, IMPS का पूरा नाम होता है, देख लीजिए, आपको पूछ देगा एग्जाम में कि IMPS स्टैंड फॉर। IMPS स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये क्या करता है, इंस्टेंट करता है क्या, इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन से। कह रहा है तत्काल भुगतान सेवा मोबाइल फोन के माध्यम से, तत्काल इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है कौन, IMPS, ठीक है। क्या कहता है, इट इज द आल्सो बीइंग एक्सटेंडेड थ्रू करता है अदर चैनल सच एज ATM इंटरनेट बैंकिंग, इट इज एक्स्ट्रा। इसे अन्य चैनलों जैसे ATM, इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से भी बढ़ाया जा रहा है, किसे, IMPS को, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि IMPS होता क्या है, इसे किसे कहते हैं, जान लीजिए। चलिए देखिए, बता रहा है कि व्हाट इज द क्या है, MMID। एक MMID नंबर क्या होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानें कि MMID होता क्या है। बता रहा है इसका पूरा नाम होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, इज एन 7 डिजिट, कितने डिजिट का होता है, 7 डिजिट का नंबर होता है। कितने डिजिट का होता है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो MMID नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन में आया था, PGT एग्जाम में आया था कि जो IFSC कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चन बनाता है कि जो MMID नंबर होता है कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है, 7 डिजिट का, याद रखिएगा, ठीक है। आगे, विच द फर्स्ट 4 डिजिट आर क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। क्या जो 4 डिजिट होता है लास्ट का वो क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है नंबर ऑफ, लिखा है ऑफ द बैंक ऑफरिंग IMPS, ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 डिजिट जो लास्ट वाला होता है वो क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है नंबर ऑफ द बैंक ऑफरिंग IMPS को, ठीक है। लिखा है IMPS को सबसे पहले 2010 में लाया गया था। कब लाया गया था, IMPS में इमीडिएट पेमेंट सर्विस को सबसे पहले कब लाया गया था, 2005 में। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले मेरा आया था RTGS जो कि 2004 में आया था, ठीक है। फिर बात करें हम नेफ्ट, सबसे पहले जो आया था मेरा वो क्या आया था भाई, वो आया था मेरा RTGS। दूसरा आया था नेफ्ट, इसके बाद आया था NECS, ये 2004 में आया था।
और नेफ्ट जो आया था 2005 में आया था, और NECS जो आया था 2009 में आया था। और हम किसका बात करते हैं, IMPS की बात करें, IMPS की बात करें, वो आपका आया था 2010 में आया था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना कि RTGS कब आया था 2004 में, नेफ्ट कब आया था 2005 में, NECS कब आया था 2009 में, और IMPS कब आया था 2010 में। ये चीज़ें मैं बताना चाहता था आपको। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। चलिए आगे बोल रहा है कि IMPS को सबसे पहले 2010 में लाया गया था। अब इसे आए हुए लगभग 8 साल हो गए हैं। इसे नेफ्ट और RTGS के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए ये लोगों के बीच ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? IMPS लोगों के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका इस्तेमाल करके कोई भी एक झटके में क्या कर सकता है, पैसे को ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकता है। बात समझ में गया? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब आइए आगे आइए। फिर यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इसका पूरा नाम की बात करें तो बता दिए कि इसका कभी कभी पूछ देता है कि IMPS स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इसे कौन मेंटेन करता है, कौन मैनेज करता है, तो कौन मैनेज करता है, NPCI पूछ देगा। IMPS क्या रेगुलेटेड बाई, तो रेगुलेटेड कौन करता है भाई, कौन करता है, NPCI करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है, कौन मैनेज करता है, कौन मैनेज करता है, NPCI करता है। NPCI मींस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि इमीडिएट होता क्या है, तो बता रहा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस है जो कि क्या करता है, इज एन इंस्टेंट करता है पेमेंट को इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया। इसका भी काम होता है जैसे कि RTGS में क्या होता था, RTGS में हम क्या करते थे, हम बताते थे कि फंड को जब ट्रांसफर करते थे विथ इन सेकेंड में, जैसे मैं कमांड देता था, कमांड देने से जैसे मैं सारा जो पैसा ट्रांसफर RTGS करता था उसमें क्या होता था, जैसे मैं पैसे को ट्रांसफर करना होता तो उसमें सीधी सीधी बात बता रहा है कि क्विकली पैसा क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता था। उसमें बता रहा है कि देयर इज नो वेटिंग पीरियड, उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता था। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कमांड दिया एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में चला जाए। ऐसे क्या होता है IMPS में इंस्टेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है। ठीक है, यही बात बता रहा है। आगे बात करता है चैनल्स यूज करता है, इनिशिएट करता है। आगे इनिशिएट IMPS ट्रांजैक्शन में क्या क्या जरूरी है बताइए, आपको मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से और ATM मशीन से। ठीक है, इसका यूज किया जा सकता है, किसका चैनल यूज करता है, इनिशिएट करता है IMPS ट्रांजैक्शन के लिए। क्या क्या यूज करता है भाई, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और ATM। चलिए आगे IMPS की अमाउंट की बात करें, हम देख लीजिए यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है कि IMPS की मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की बात कर रहा है। तो बता रहा है कि जो मिनिमम इसकी अमाउंट होता है 1 लाख रुपया होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 2 लाख रुपया होता है। याद रखिएगा, IMPS की जो मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट की बात करता है तो मिनिमम अमाउंट इसका होता है 1 लाख और मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो उसका कितना होता है, 2 लाख रुपया होता है। ठीक है, जो कि IMPS जो होता है उसकी जो टाइमिंग होता है वो क्या कर सकता है, 24/7, मतलब कि 24 घंटा 7 दिन क्या कर सकते हैं, IMPS आप कर सकते हैं एवरीडे 7 दिन। ठीक है, आगे अब देखो क्या क्या जरूरी होता है भाई, ये चीज समझ लीजिए। बेनिफिशियरी का क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द IMPS करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, इसे बाबू याद रखिएगा। ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ देगा क्या क्या मैंडेटरी होता है IMPS करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उसका नाम होता है, क्या होना चाहिए, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर होना चाहिए, बेनिफिशियरी का क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, बेनिफिशियरी का IFSC कोड होना चाहिए जो कि 11 डिजिट का होता है। मैंने बार बार बोला कि PGT के पेपर में आ चुका था, पूछे था कि उसमें की जो IFSC कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं बेनिफिशियरी का। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, बोला है बेनिफिशियरी का MMID प्लस मोबाइल नंबर। ठीक है, MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्या होता है MMID प्लस क्या होता है 5 डिजिट या 7 डिजिट का क्या होता है, एक कोड होता है। ठीक है, उसे याद रखना पड़ता है। फिर IMS की जो चार्जेस होती है 5 से लेके 15 रुपया हो सकती है। आगे अब एक बात करते हैं UPI की, ये भी आपकी
बहुत है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि यूपीआई स्टैंड फॉर, तो यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा। जो यूपीआई होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, उसका यूपीआई का हम पूरा नाम की बात करें, जो यूपीआई होता है यूनिफाइड होता है पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 11 अप्रैल 2016 में। क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस। कोई क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि जो यूपीआई था, यूपीआई स्टैंड फॉर, तो क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट क्या है, इंटरफेस, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 11 अप्रैल 2016 में, ठीक है। कौन डेवलप किया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एनपीसीआई द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया। आप पूछेगा सर एनपीसीआई क्या होता है, बता रहे हैं कि ये क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटेड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन रेगुलेट करता है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उसे रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे आता है नीचे, इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। चलिए, लिखा है व्हाट इज द यूपीआई, पूछा है यूपीआई क्या होता है। यूपीआई इज ए बैंकिंग सिस्टम है, क्या है, एक बैंकिंग सिस्टम है फॉर मनी ट्रांजैक्शन ऑन पेमेंट, क्या है, एक पेमेंट ऐप है, टू एड है ए बैंक अकाउंट से टू गूगल पे से, योर बैंक मस्ट वर्क करता है विथ यूपीआई से, यू लिखा है योर यूपीआई आईडी इज क्या है, एड्रेस दैट आइडेंटिफाई करता है यू ऑन यूपीआई टाइपिकली योर नंबर से @ बैंक अकाउंट से। मन कहने का मतलब जो होता है, ये आपका जो यूपीआई होता है जब करते हैं, इसमें आपके बैंक में क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। बिना बैंक के आप लिंक से आप इसका यूपीआई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई का क्या होना चाहिए, एक नंबर होता है जिसे यूज करके हम क्या करते हैं, पैसे को करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए, और थोड़ा सा इसकी यूपीआई की जो टाइमिंग है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सर यूपीआई की रिक्वेस्ट मनी फॉर थ्रो यूपीआई कैसे करते हैं भाई। इसकी जो टाइमिंग होते हैं यूपीआई का, तो उसका यूपीआई की जो टाइमिंग है 24/7 क्या होता है, अवेलेबल होता है। मतलब कि 24 घंटा 7 दिन क्या कर सकते हैं आप, यूपीआई कर सकते हैं। चलिए आगे आता है, यूपीआई कौन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है। ये नहीं कि मैं यूपीआई वही करेगा जिसके अकाउंट में 10 लाख हो, 5 लाख हो, 4 लाख हो, 3 लाख हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कुछ होना चाहिए, कहने का मतलब अकाउंट में आपके बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, और आपका अकाउंट बैंक में लिंक होना चाहिए। हाँ, आपके पास क्या होना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। सारा चीज़ ये सब अवेलेबल रहेगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या दिया है कि कोई भी व्यक्ति सुविधा का क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है। बैंक अकाउंट, सबसे पहले आपका बैंक में खाता होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो है आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक में। अगर आपका बैंक में क्या है, अकाउंट नहीं है तो आप यूपीआई कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है, नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। इसलिए आपका जो सबसे पहले क्या है, बैंक में अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, कहाँ पे, बैंक में। उस बैंक का क्या होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन आप लेके आओगे नोकिया 1100, कहोगे सर हमको यूपीआई करना है, तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी होना चाहिए। अगर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यूपीआई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है यूपीआई ऐप, क्योंकि मोबाइल इंटरफेस ऐप है, उसके पास आपके पास उस बैंक का, हर एक बैंक का अपना अपना एक ऐप होता है। उस ऐप से क्या होता है, वो क्या होता है, कनेक्ट होता है, जिससे आप क्या करते हैं, पैसे को यूपीआई कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब आता है ये मल्टीपल ऑप्शन है कि किस तरह से मल्टीपल पेमेंट की ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, कैसे आप यूपीआई कर सकते हैं। देखो, पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन में किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर से भी क्या कर सकते हैं, आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई एक आईडी होता है, उससे भी पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा बात बोलता है क्यूआर कोड होता है, जो स्कैन करते हैं, आप स्कैन करने से ले लेता है, तुरंत आप क्या कर देते हैं, उससे कर देते हैं पेमेंट, ठीक है। बैंक नेम से भी हो सकता है, अकाउंट नेम और आईएफएससी कोड, ये सब भी क्या होता है, मैंडेटरी होता है करने के लिए क्या, यूपीआई, ठीक है, याद रखिएगा। आगे ट्रांजैक्शन की लिमिट है कुछ, इसके भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब आया है तो देख लीजिए। ट्रांजैक्शन लिमिट है भीम ऐप, क्या होता है, भीम ऐप, पहले पूरा भीम ऐप के अंदर क्या करता है, गूगल पे, फोन पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। लिखा है ट्रांजैक्शन लिमिट जो होता है उसका कितना है, 40,000 है। कितना है, 40,000 है पर ट्रांजैक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें 40,000 पर डे फॉर वन बैंक अकाउंट, ठीक है। हर एक बैंक का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, लिखा है मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, 40,000 पर डे फॉर द वन बैंक अकाउंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब भीम ऐप का पूरा नाम क्या होता है भाई, उसको समझ लीजिए। कभी कभी भीम ऐप का पूछ देता है कि सर इसका पूरा नाम क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो भीम ऐप होता है इसका फुल फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, भारत लिखा है इंटरफेस फॉर क्या लिखा है, मनी। याद रखिएगा, भीम ऐप, भीम इज ए क्या है, भीम ऐप इज ए
पेमेंट ऐप है। क्या है? एक पेमेंट ऐप है, याद रखिएगा। दैट लेफ्ट यू मेक सिंपल इजी एंड क्विक ट्रांजेक्शन यूजिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट मनी थ्रू द ऐप फ्रॉम द यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी से क्या कर सकते हैं? पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं क्विकली और इजिली। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के अंदर दो चीजें काम करता है, इसका नाम दिया गया है, क्या है? गूगल पे है और फोन पे है। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? यूपीआई ट्रांजैक्शन कितना है? 1 लाख रुपया है। द अपर लिमिट डिपेंड करता है ऑन द बैंक अकाउंट पे, जिसका अगर ज्यादा लिमिट है तो डिपेंड करता है उसका बैंक टू बैंक के ऊपर। इसका हर एक बैंक का अपना अपना क्या होता है? चार्जेस होता है, और अपना अपना क्या होता है? लिमिट होता है कि हर बैंक का अपना अपना चार्ज है और हर एक बैंक अपना लिमिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, ये सब चीज़ें हैं। कुछ समय बाद ये सब कब आया था? इसको डिजिटल बैंकिंग कैशलेस बनाने के लिए सबको यूज किया जाता है। बैंक, यूपीआई, भीम ऐप, गूगल पे, फोन पे, फ्री चार्ज जो होता है ऑनलाइन अगर करेंगे उसमें फ्री चार्जेस हो, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। इसके बाद एक पॉइंट आता है NECS। सबसे पहले इसे देख लीजिए, NECS क्या होता है भाई? इसके बारे में लेक्चर नहीं बताया हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस पढ़ लीजिए कि NECS होता क्या है सर। ये भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछ देता है कि सर NECS स्टैंड फॉर, तो बता दीजिएगा सर। NECS का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, जो कि 27 अक्टूबर आया था। कब आया था? 27 अक्टूबर हाँ, कब आया था भाई? सुन लिए, 27 अक्टूबर 2009 में आया था। ठीक है, NECS कब आया था? 27 अक्टूबर 2009 में आया था। जो कि NECS को जो रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। याद रखिएगा। ठीक है, लिखा गया है कि इसका पूरा नाम याद रखिएगा। इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। जो कि अब कब आया था? ये आया था 27 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, इसे जो रेगुलेट करता है, इसे जो मेंटेन करने का जो काम करता है, कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे अब देखिए सर बता रहा है कि NECS क्या है। इसका पूरा हम देख लेते हैं कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एक सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्या है? फंड ट्रांसफर विद इन इंडिया। क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक तरह से फंड ट्रांसफर करने में क्या करता है? यूज किया जाता है। कौन? NECS। NECS का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस सिस्टम। ठीक है, जो किसके द्वारा किया गया था? लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, और इसे कौन रेगुलेट करता है? जो रेगुलेट करने का जो काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों यूज किया जाता है? इसकी ऑब्जेक्टिव एक लाइन है, आप लोग देख लीजिएगा। इसकी ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम इज टू बी फैसिलिटेट करता है क्या है? सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग फॉर द रिपीटेटिव एंड बल्क पेमेंट इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब यह हुआ, प्रणाली का उद्देश्य दोहरावा और थोक भुगतान निर्देश के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करना का काम करती है कौन? NECS। ठीक है, अब आते हैं स्विफ्ट। जो स्विफ्ट का यूज हम करते हैं, स्विफ्ट क्या होता है? सबसे पहले इसका नाम जानेंगे। स्विफ्ट हम इसलिए यूज करते हैं जब हम इंटरनेशनल लेवल का जो पैसा क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? स्विफ्ट का यूज करते हैं। स्विफ्ट का अगर पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। जो स्विफ्ट का पूरा नाम होता है उसका पूरा नाम होता है, समझिए मेरी बात को, बोला है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। इसका यूज कहाँ किया जाता है? बता रहा है कि इसका जो पैसा जो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के क्या करते हैं? पैसे ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे